नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एनटीए नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित इकाई 6 के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण उपन्यास है तमस उपन्यास। तो तमस उपन्यास का जो संपूर्ण अध्ययन करेंगे, इसके साथ ही एनटीए नेट की परीक्षा में तमस उपन्यास से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, भीष्म साहनी और भीष्म साहनी जी का तमस उपन्यास। अब तमस उपन्यास जी की बात करें तो तमस उपन्यास का जो प्रकाशन हुआ है 1973 ईस्वी में हुआ है। कैसे दिमाग में रखें कि भीष्म साहनी जी का तमस और तमस 1973 में जो इसका प्रकाशन होता है राजकमल प्रकाशन दिल्ली द्वारा। तो एक क्लू आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए मित्रों, हम लोग जानते हैं कि तमस का अर्थ होता है अंधेरा, और अंधेरा कब होगा? जब भीष्म हो जाए। भीष्म माने घना, गहरा, अत्यधिक कोहरा हो जाए, अत्यधिक अंधेरा हो जाए, तो क्या हो जाता है? बिल्कुल तहतर हो जाता है, बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देता है। और ऐसा आप लोग देखे होंगे जब सर्दी का मौसम होता है, जो कोहरा पड़ता है, तो कोहरे में आप देखे होंगे कि अंधेरा बिल्कुल भीष्म हो जाता है, इतना भीष्म हो जाता है कि बिल्कुल तहतर, है ना, तहतर अंधेरा हो जाता है और बिल्कुल पास दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे मोटा मोटा क्लू आप दिमाग में रख लीजिएगा। क्या आपने देखा कि भीष्म तमस माने अंधेरा होगा, तो कहाँ तक होगा? बोले सर 73 होगा। 73 फार 1973 में, तमस फार तमस उपन्यास और भीष्म फार भीष्म साहनी जी द्वारा लिखा गया है। तो इन दिनों अगर बात की जाए एनटीए नेट की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी प्रश्नों में आपको कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि रचनाकार से संबंधित हैं, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, ठीक है ना, या नाटक हो। तो उसके जो रचनाकार हैं, उन रचनाकारों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए तमस उपन्यास जानने से पूर्व हम जो तमस उपन्यास के रचनाकार हैं भीष्म साहनी जी का संक्षिप्त रूप से जीवन परिचय जानेंगे। उसके बाद तमस उपन्यास का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बात करें भीष्म साहनी जी की, तो भीष्म साहनी जी का जो जन्म है 8 अगस्त 1915 ईस्वी में हुआ है। तो भीष्म का जन्म 15 कब? 8 अगस्त 1915 में हुआ। स्थान की बात करें तो स्थान जो कि रावलपिंडी में हुआ, और वर्तमान समय में ये जो रावलपिंडी है ये पाकिस्तान में स्थित है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और मृत्यु की बात करें तो 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में जो है भीष्म साहनी जी का निधन होता है या मृत्यु होती है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। पिता की बात करें तो इनके जो पिताजी का नाम था श्री हरबंसलाल साहनी। हरबंसलाल साहनी जिनके पिता हैं, और इनकी माता श्रीमती लक्ष्मी देवी थी। पत्नी का नाम शीला देवी है। तो इस सब चीज़ों को आप दिमाग में रख लीजिएगा कि हरबंसलाल जी इनके पिता हैं, माता जी की बात करें तो लक्ष्मी देवी, और पत्नी की बात करें तो शीला देवी इनकी पत्नी है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देख रहे हैं कि इन्होंने सन 1937 ईस्वी में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। देखिए किस विषय में एमए किया? अंग्रेजी साहित्य में किया। कहाँ से किया? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर से, ठीक है ना। तो ध्यान में रख लीजिएगा कब किया? 1936, है ना, यानी कि 1937 ईस्वी में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। तो एक बार देख लीजिएगा, जन्म 15 में, मृत्यु 2003 में, है ना। तो 15 में जन्म, 23 में मृत्यु, स्थान रावलपिंडी जो कि वर्तमान पाकिस्तान है, और मृत्यु दिल्ली में होती है। इन्होंने सन 1937 ईस्वी में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज जो कि लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। पिता का नाम हरबंसलाल साहनी, माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी, और पत्नी का नाम शीला देवी है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और भीष्म साहनी जी अपने माता पिता के 7वीं जो संतान थे, ऐसा बताया जाता है, तो इसे भी दिमाग में आप लोग रख लीजिए। वर्ष 1958 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी इन्होंने की, ठीक है ना। 37 में एमए किया, इंग्लिश में किया, 58 में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और भारत पाकिस्तान विभाजन से पूर्व जो है अवैतनिक शिक्षक भी रहे हैं, तो देख लीजिएगा शिक्षक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है और अवैतनिक रूप से कार्य किया है, ठीक है ना। आगे विभाजन के बाद भारत आकर समाचार पत्रों में लेखन किया। अंबाला और अमृतसर में अध्यापक रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में
साहित्य के प्रोफेसर बने। ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिएगा कि जब विभाजन हुआ, विभाजन के बाद भारत चले आए तो इन्होंने समाचार पत्रों में लेखन कार्य किया और अम्बाला में, और उसके बाद कुछ दिन अमृतसर में अध्यापक रहे। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर भी हो जाते हैं या बने होते हैं, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। सन 1957 से 1963 तक मॉस्को में फॉरेन लैंग्वेज पब्लिकेशन हाउस, है ना, तो फॉरेन लैंग्वेज पब्लिकेशन हाउस में ये अनुवादक के रूप में भी कार्यरत थे या अनुवादक के रूप में इन्होंने काम किया है। वहाँ से बता रहे हैं कि इन्होंने लगभग 24 रूसी किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और भीष्म साहनी जी प्रगतिशील लेखक संघ और एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन से भी जुड़े थे। तो प्रगतिशील लेखक संघ और एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन से भी साहनी जी जुड़े हुए थे, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। भीष्म साहनी जी जो साहित्य अकादमी की कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रह चुके हैं, तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसकी कार्यकारिणी के जो समिति है उस समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। आगे बता रहे हैं कि वामपंथी विचारधारा के साथ जुड़े होकर भी मानवीय मूल्य उनकी प्राथमिकता में सदैव शामिल रहे, ठीक है ना। यद्यपि उनकी विचारधारा बता रहे हैं कि वामपंथी है, फिर भी वो मानवीय मूल्य से जुड़े रहे। अब आगे बता रहे हैं कि साहनी जी को 1945 में तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, तो इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि जो इनका तमस उपन्यास है जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो तमस उपन्यास पर सन 1986 में गोविंद निहलानी जी ने एक धारावाहिक और एक फिल्म का निर्माण किया है। और इस फिल्म को आपने देखा भी होगा कि जिसमें ओमपुरी जो है नत्थू का किरदार निभाते देखे गए हैं, तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि 1986 में कौन, गोविंद निहलानी जी ने क्या किया, एक धारावाहिक और इस पर फिल्म बनाया, जिस फिल्म में कौन, ओमपुरी जी क्या करते हैं, नत्थू का जो किरदार है उसे निभाते हैं, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि इनको एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का जो लोटस अवार्ड भी मिला है, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि भीष्म साहनी जी को एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का जो लोटस अवार्ड होता है, तो लोटस अवार्ड भी मिल चुका है साहनी जी को, ठीक है ना। साहनी जी को आगे चल करके पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया था, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब बात करें भीष्म साहनी जी के रचनाक्रम की, तो रचनाक्रम में बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि आपकी एनटीए नेट की जो परीक्षा है उसमें इन सभी रचनाओं का जो क्रम पूछा जाता है। और टीजीटी पीजीटी में रचना पूछा जाता है, रचना का सन भी पूछा जाता है। तो इसलिए जितने भी छात्र तैयारी करने वाले हैं बिल्कुल ध्यान से इसको देखेंगे, और आज के बाद आपकी चुटकी में ये बिल्कुल सभी रचनाएं बिल्कुल याद हो जाएंगी। बात करें उपन्यास की, तो पहला उपन्यास आप देख पा रहे हैं झरोखा, जो कि 1967 में लिखा गया है। और झरोखा उपन्यास में इन्होंने आर्य समाजी एक मध्यम वर्ग का परिवार है उसका चित्रण किया है, तो ध्यान में रख लीजिएगा कि झरोखा में, है ना, 1967 में लिखा गया, आर्य समाजी एक मध्यम परिवार का चित्रण किया गया है। दूसरा उपन्यास है कड़ियाँ 70, 1970 में। कड़ियाँ कितनी बोले सर, 70 कड़ियाँ हैं। और किसका वर्णन इसमें किया गया है, तो इसमें दाम्पत्य जीवन की जो कटुता है और स्त्री की जो असहाय स्थिति है उसका चित्रण किया गया है। देखे होंगे ना, जो लोग दाम्पत्य जीवन में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की जो असहाय स्थिति है उसको देखते हैं, तो कड़ियाँ में इसका जो चित्रण किया गया है। तो झरोखे में आपने क्या देखा कि एक आर्य समाजी मध्यम परिवार का चित्रण है, 67 में लिखा गया। कड़ियाँ 70 कड़ियाँ में दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री असहाय की स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। तमस जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, 1973 ईस्वी में लिखा गया है। भारत विभाजन की जो सांप्रदायिक त्रासदी है और उस पर उत्पन्न जो विभीषिका माने होता है बीमारी, इसका जो काव्यात्मक के रूप में चित्रण किया गया है, इसे आप आगे देखेंगे। अगला जो उपन्यास है बसंती 80, ठीक है ना। इसमें दिल्ली महानगर की जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली, है ना, जो गंदी बस्तियां हैं उसका अंकन किया गया है, तो दिमाग में रख लीजिएगा बसंती 80, और बसंती को कर लीजिएगा बस्ती। कौन बस्ती, गंदी झुग्गी झोपड़ी वाली, है ना, इसका जो विषय वस्तु है, ठीक है। अगला उपन्यास मैयादास की माड़ी, 1988 में मैयादास की माड़ी उपन्यास लिखा गया है। और बात करें इसमें तो
1840 से लेकर के 1920 तक जो पंजाब के राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना होगा इसको कि 1840 से 1920 तक जो पंजाब के राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ का अंकन आपको मैयादास की माड़ी उपन्यास में देखने को मिलेगा, जो कि भीष्म साहनी जी द्वारा लिखा गया है। अगला उपन्यास है कुंती। कुंतो की बात करें, कुंते 93, कुंते कहते, कभी कोई कहते कुंतल या कुंतो, कितना कुंतो बोले सर 93 कुंतल, 93 है ना, इन्हीं को 1993 लिखा गया है। तो कुंतो की बात करते हैं तो कुंतो में देखेंगे कि नारी जीवन की जो चिरंतन पराधीनता और पराधीनता जनित पीड़ा का अंकन किया गया है। तो आप देख लीजिएगा कुंतो में क्या है कि नारी जीवन का जो चिरंतर है, लगातार जो पराधीनता है, पराधीनता से उत्पन्न जो पीड़ा है, उस पीड़ा को कुंतो में दिखाया गया है। और अगला और अंतिम उपन्यास इनका है कि नीलू नीलमा नीलोफर, वर्ष 2000 में लिखा गया है। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। कैसे दिमाग में रखें? झरोखा कितना बोले सर, झरोखा अगर बनवाना है तो बिल्कुल 6x7 का झरोखा बनाओ तो अच्छे हवा प्रकाश आएंगे। झरोखा बोले सर 6x7 का 6 7 67। कड़ियाँ बोले सर कड़ियाँ तो 70 कड़ियाँ रखो, 70 कड़ियाँ बिल्कुल। और तमस जब आता है ना तो बिल्कुल 73 और बड़ा भीष्म होता है। ठीक है ना। बा से बसंती ती बसंती 80 में लिखा गया उपन्यास है। मैयादास की माड़ी बोले सर मैयादास की माड़ी है ना, मैयादास की माड़ी 88। मैयादास की कितनी माड़ी बोले सर, मैयादास की माड़ी तो 88 माड़ी है ना। कितनी माड़ी? 88 माड़ी। माँ से मैया, माँ से माड़ी है ना, 88 माड़ी दिमाग में रख लीजिएगा। अगला है कुंतो की बात करें तो कुंतो 93 कुंतल। कितने कुंतल बोले सर? 93 कुंतल है ना। कितने कुंतल? 93 कुंतल। और नीलू नीलिमा है ना, तो नीलू और नीलिमा कितनी बोले सर? लोफर हो गई दोनों फार 2009 में। तो नीलू और नीलिमा दोनों क्या हो गई बोले सर? दोनों तो लोफर हो गई, लोफर ठीक है ना, दोनों फार 2000 में लिखा गया है। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि नीलू और नीलिमा दोनों लोफर हो गई। अब देखें आपने क्या देखा, सबसे पहले भीष्म साहनी जी का उपन्यास देखा, उसका प्रकाशन वर्ष देखा, उसकी विषय वस्तु आपने देखी, और अब आपको बस दिमाग में ही रखना है कि झरोखा 6-7 रखो भैया, 6x7 का रखो झरोखा, 6x7 का। कड़ियाँ 70, तमस 73, बसंती 80, मैयादास की माड़ी 8, कुंतो 93 कुंतल, नीलू नीलिमा दोनों लोफर हो गई। तो ऐसे दिमाग में रखेंगे, ये याद हो जाएगा। और क्रम कैसे बनाएंगे? तो क्रम के लिए आप एक ट्रिक बना लीजिएगा कि झक, क्या बोले झक तब मारो कौन? बोले कुंती, जब नीलू और नीलिमा लोफर हो जाए। झक, झा फार झरोखा, का फार कड़ियाँ, तब ता फार तमस, बा फार बसंती। तो झक तब मारो, माँ फार मैयादास की मारो कौन? कुंती, जब नीलू नीलिमा लोफर हो जाए। तो बस यही ट्रिक दिमाग में रख लीजिएगा और आपके लिए हमेशा चुटकी में याद हो जाएगा। क्या कि बोले झक तब मारो कुंती, जब नीलू नीलिमा लोफर हो जाए। बस इसे दिमाग में बैठा लीजिए और आसानी से भीष्म साहनी जी के जो सभी उपन्यासों को चुटकी में रख लीजिए। झक तब मारो बसंती, जब कौन? झक तब मारो कुंती, जब नीलू नीलिमा लोफर हो जाए। झक तब मारो कुंती, जब नीलू नीलिमा लोफर हो जाए। बस आसानी से दिमाग में रख लीजिएगा, बैठ जाएगा। और एक बार नहीं बैठेगा तो 3-4 बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे कि जो भीष्म साहनी जी द्वारा कुछ नाटक भी लिखे गए हैं और आपके पाठ्यक्रम में नाटक भी लगे हुए हैं। तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, पहला नाटक की बात करें भीष्म साहनी जी का, हानुस 1977 में लिखा गया है। और इसमें क्या है कि जो चेकोस्लोवाकिया की एक लोक कथा है उसका वर्णन किया गया है। तो हानुस में चेकोस्लोवाकिया की एक कथा का वर्णन किया गया है, 1977 में लिखा गया नाटक है। दूसरा भीष्म साहनी जी का नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में, 1981 में। भाई देखो, कोई व्यक्ति हानुस होगा ना तो हानुस है साथ है ना, हनुस है। कोई व्यक्ति निस क्या है? हनुस है, बिल्कुल खड़ुस है, साथ है ना। और कबीरा खड़ा बाजार में एक सा है ना, एक सा माने 81 है ना, एक सा है ना,
माधवी 85 की, माधवी 85, 85 माधवी की, बोले सर 85 की है नाटक है ना। तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। मुआवजे की बात करें, मुआवजा 93, मुआवजा 13, मुआवजा 13, 13, 13 फार 93, 93, 93, ठीक है ना, मुआवजा 93। रंग दे बसंती चोला 98, ठीक है ना। कितने चोला रंगना है, बोले 98 चोला रंगना है। और आलमगीर, आलमगीर 9999 नए 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 आलमगीर, आलमगीर 9999 नए। बात करें भीष्म साहनी का जो पहला नाटक है हानुस 1977 में लिखा गया है। अभी आपने इसमें देखा कि चेकोस्लाविया की लोक कथा है। दूसरा है कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में लिखा है, यानी कि एक सा खड़ा है। और कबीर के युग प्रवर्तक व्यक्तित्व का चित्रण इसमें किया गया है। अगला यानी कि तीसरा जो नाटक है 1985 में लिखा गया है, शीर्षक है माधवी। अब माधवी में क्या है, माँ से माधवी, माँ से महाभारत की लोक कथा का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। कबीर वाले में कबीर एक प्रवर्तक के रूप में वर्णन किया गया है। हानुस की बात करते हैं तो इसमें चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा का वर्णन किया गया है। मुआवजा की बात करें, मुआवजा 93, मुआवजे में क्या है कि मूलतः पंजाबी में लिखा गया एक नाटक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। मुआवजा 93 है ना, पंजाबी में लिखा गया। रंग दे बसंती चोला है ना, 1998 में लिखा गया है। बिल्कुल रंग दे बसंती चोला आप देखते भी होंगे, जब कोई है ना राष्ट्रीय पर्व होता है तो ये गीत जरूर बजता है कि रंग दे बसंती चोला हो माई, रंग दे बसंती चोला। इसी को बैठा लीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है, ठीक है ना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है कौन, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। कितने चोले रंग दिए गए, 98 चोला रंग दीजिए, ठीक है ना। आलमगीर, आलमगीर की बात करते हैं तो 9999, ठीक है ना, 99 आलम। इसमें औरंगजेब और दारा सिखों के बीच जो मजहबी द्वंद्व है उसका चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार से आपने जो है भीष्म साहनी जी के सभी नाटक, उसका प्रकाशन वर्ष और उसकी जो विषय वस्तु है उसे भी आप लोगों ने देखा, ठीक है ना। एक बार फिर देखिए कि हानुस क्या है, साथ साथ है ना, साथ है चेकोस्लोवाकिया की कथा है। कबीरा खड़ा बाजार में बिल्कुल एक से है, कबीर प्रवर्तक है, इसको दिखाया गया है। माँ से माधवी माधवी 85 की है, तो इसमें महाभारती कथा पर आधारित है। अगला है मुआवजा 93 मुआवजे चाहिए, तो मूलतः पंजाबी में लिखा गया एक नाटक है। रंग दे बसंती चोला, बिल्कुल रंग दीजिए, 98 चोला रंग दीजिए। और इसमें बात अगर हम लोग करें तो बिल्कुल जलियांवाला बाग हत्याकांड की है ना कथा पर आधारित है। आलमगीर बिल्कुल 99 आलम, औरंगजेब और दार्शनिकों के बीच हुए जो है ना धर्म को लेकर, मजहबी धर्म को लेकर जो द्वंद्व है उसका जो है इसमें दृश्य दिखाया गया है। तो आप कैसे सबको दिमाग में रखें, क्योंकि यहाँ से जो है आपकी परीक्षा में एनटीए में एक क्रम मिलाने के लिए आता है। तो अब इसका अभी एक क्लू बना लीजिए। क्लू क्या बना, बस क्लू यही बनाइए, हाँ कबीर माधवी को मुआवजा दे, ठीक है ना। हा फार हानुस, कबीर फार कबीरा खरा बाजार में, माधवी से हो गया माधवी, मुआवजा हो गया मुआवजे, दे फार रंग दे बसंती चोला, और आलम चाहता है, पूरा आलम चाहता है, आलम फार आलमगीर। तो आपने क्लू ही बनाया कि हाँ कबीर क्या करो, माधवी को मुआवजा दे, पूरा आलम चाहता है। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि कोई कबीर नाम का व्यक्ति है जो माधवी को मुआवजा नहीं दे रहा है, बस उसी में क्लू बना लीजिए कि हाँ कबीर माधवी को मुआवजा दो, पूरा आलम चाहता है। बस दिमाग में रख लीजिएगा। आसानी से जो भीष्म साहनी जी का नाटक है उन नाटकों का क्रम आपके चुटकी में याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग 2-3 बार देखेंगे, निश्चित रूप से आपको ये कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है ना। और हमने इसी रूप में इसको तैयार किया है, ठीक है। चलिए अब आगे अगर बात करें तो भीष्म साहनी जी के कुछ कहानी संग्रह भी हैं, और कहानी संग्रह को भी हम लोग बिल्कुल ट्रिक की सहायता से याद करेंगे, क्योंकि एनटीए नेट में जो आपकी कहानी विधा है उसमें जो इसका क्रम है, क्रम मिलाने के लिए आ सकता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं कहानी संग्रह की। तो पहला कहानी संग्रह इनका है भाग रेखा, है ना, 1953 में, है ना। भाग की रेखा, बोले सर भाग की रेखा तो बिल्कुल 53 है ना। हर व्यक्ति की जो रेखा होती है ना वो 3-5 होती है। तो भाग की रेखा बोले 5-3 5-3 5-3 5-3 3-5 3-5 5-3, उल्टा है ना। किसी की रेखा जो होती है भाग की वो 3-5 होती है, और किसी की रेखा जब उल्टी हो जाती है तो 5-3 हो जाती है। तो भाग की रेखा 3-5 और 5-3, 5-3 दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। तो उल्टी भाग रेखा, बोले भाग रेखा सर उल्टी है, 5-3 है, ठीक है ना। दूसरा पहला पाठ भूया, पहला पाठ
है ना 57। पहला पाठ क्या है, बिल्कुल 57 है ना, 57 पृष्ठों का है। पहला पाठ कोई पढ़ेंगे ना, बता दीजिए 57 पृष्ठों का है, 57 पृष्ठों का पहला पाठ, ठीक है ना। अब भटकती राख, है ना, देखिए राख भटकती है तो बड़ी अच्छी बात है ना। भटकती राख अच्छी माने 6, ठीक है ना। पटरियाँ क्या है, बोले पटरियाँ तो 73 बिछी हुई हैं, 73 माने 73, ठीक है ना। तह पर बिछाई जाती है नीचे, देखे होंगे पटरी जो बिछाई जाती है, तह पर बिछाई जाती है, नीचे बिछाई जाती है, ठीक है ना। और आज से कुछ समय पहले जब गांव में लोग अनाज वगैरह रखते थे तो अनाज को चूहे ना कुतर दें, इसके लिए जो सतह पर क्या करते थे लोग, पटरा और पटरी बिछाते थे, उस पर अनाज रखते थे। तो बस 1 किलो रखिएगा कि पटरियाँ कहाँ, बोले सर पटरियाँ तो 73 बिछाई जाती है, 73 माने नीचे, ठीक है। पटरियाँ 73 माने 73 में। आगे है बांगचू भैया बांगचू कौन, बोले 7-8। हर बैच में देखेंगे 7-8 लोग ऐसे होते जो बांगड़ू टाइप के लोग होते हैं, तो बस उनको निकाल दीजिए, उनकी प्रवाह भी ना करिए। तो हर बैच में कितने, बोले 7-8 लोग जो है बिल्कुल बांगड़ू टाइप के लोग होते हैं। शोभा, बिल्कुल शोभा यात्रा कब होती है, जब एक सी है ना, एक सी, हर कोई व्यक्ति जब एक सा होगा तो बिल्कुल शोभा पाएगा, एक सा, ठीक है ना। एक सा माने 81, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है निशाचर है ना, निशाचर क्या है, 83, ठीक है ना। तो निशाचर क्या है, 83, ठीक है ना। तेरेसा निशाचर मैंने नहीं देखा, दिमाग में रखिएगा, 83 निशाचर। और पाली नवासी है ना। कौन पाली, बोले पाली तो प्रथम पाली है, 8-9 वाली है ना, 8-9 बजे वाली पाली। किस पाली में, बोले 8-9 बजे वाली पाली में। और डायन, तो बोले सर इसका उल्टा 98, डायन 98 है ना, डायन 98, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो आपने क्या देखा कि जो भाग रेखा है बिल्कुल 3-5 होती है, लेकिन उल्टी भाग रेखा है तो 5-3 होती है। 53 भाग रेखा 53। पहला पाठ बिल्कुल 57 पृष्ठों का। भटकती राख अच्छी 6, पटरियाँ बिल्कुल तह पर 73। वांगचू 7-8 लोग, हर बैच में 7-8 वांगचू लोग होते हैं। शोभा बिल्कुल 1 सी होती है, 1 सी मतलब 81 में होती है। और निशाचर की बात करें तो निशाचर 83 है। पाली 8 से 9 बजे वाली पाली, और डायन 98 डायन है, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। अब इन सभी जो कहानी संग्रह है इनको क्रम से कैसे बैठाया जाए, तो इसका भी एक क्लू लगे हाथ बना लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है प्रश्न आपकी एनटीए नेट की परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो आपको इसका जो कठिनाई है वो दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि एक प्रश्न जो है बहुत अधिक महत्व रखते हैं। चलें क्लू बनाइए। क्लू ये बन गया कि भाग रेखा। बोले सर भाग की रेखा क्या होती है, का पहला पाठ तो यही है कि भटकती है, तो भाग रेखा पहले क्या होती है, भटकती है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फिर पटरी पर आती है, और जब पटरी पर आती है तो जो बांगचू या बांगड़ू टाइप के लोग होते हैं वो भी बड़ा शोभा पाते हैं, और निशाचर तथा पाली डाइन भी सहायता करते हैं, है ना। जो व्यक्ति क्या है बिल्कुल आपको राक्षस दिखता था, जो आपको बिल्कुल डाइन दिखता था, वो भी क्या कर रहा है, अब आपकी सहायता कर रहा है। कब, जब भाग रेखा बिल्कुल सुलझती है। देखिए मित्रों, मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि चाहे जो पतंग हो या भाग की रेखा हो, दोनों उलझती है तो जिंदगी उलझती है, तो जल्दी नहीं सुलझती है, और पतंग भी अगर उलझती है तो जल्दी सुलझती नहीं है। लेकिन जब भी सुलझते हैं तो बिल्कुल सारी जो भी समस्याएं हैं समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल जो भाग की रेखा है का पहला पाठ है, यानी कि भाग पहले क्या होती है, भटकती है, फिर पटरी पे आती है। सबके साथ ही लगा हुआ होता है कि जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना तो कहीं नहीं होगा, और आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो बहुत जगह होगा, हर जगह आपका सिलेक्शन होगा। आप नौकरी आपको मिल नहीं रही थी और आप नौकरी अब छोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और जब आपका घड़ा भर जाएगा तो घड़े से पानी टपकने लगेगा। घड़े का मतलब है पहले आप नॉलेज को खूब भरिए, खूब नॉलेज करिए, इसके बाद देखिए सिलेक्शन कैसे नहीं होता, ठीक है ना। तो भाग का रेखा, बिल्कुल भाग की रेखा पहले भटकती है, फिर पटरी पे आती है, और जब पटरी पे आती है तो बांगड़ू टाइप का लोग भी बिल्कुल शोभा पाते हैं, और निशाचर तथा पालीडाइन भी क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। बस ऐसे मोटा मोटा क्लू बना लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, और आसानी से परीक्षा में प्रश्न अपना सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जब प्रश्न आपका सही हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आप लोग बिल्कुल नेट या जेआरएफ की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे। और कुछ लोग हायर वगैरह में
सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद ढेर सारे हमारे जो साथी हैं टीजीटी पीजीटी में भी चयनित हो गए हैं। आगे भी ढेर सारे जो साथी हैं उनके चयनित होने की संभावना है। तो इस प्रकार से इन सभी जो ट्रिक की सहायता से आप इन्हें बिल्कुल याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जो आपका पाठ्यक्रम एनटीए नेट में लगा हुआ है तमस, इस तमस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे और संपूर्ण तमस उपन्यास को जो उसको विस्तार से भी देखेंगे। बात करें तमस उपन्यास की तो सबसे पहले आपने देखा कि तमस का अर्थ होता है अंधकार। ठीक है ना। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि तमस का अर्थ क्या होता है तो बिल्कुल आप दिमाग में रखे रहिएगा कि तमस अंधकार। ठीक है ना। इस उपन्यास का प्रकाशन अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि 73 है ना, जो भीष्म में तमस होगा अंधकार होगा वो 73 होगा, 73 माने 73 में, और राजकमल प्रकाशन दिल्ली द्वारा होता है, इसे हम लोगों ने पढ़ा था। 1975 ईस्वी में तमस उपन्यास के लिए है ना साहनी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जब हम लोग इनकी जीवनी पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था। ठीक है ना। आगे बात करते हैं सन 1986 ईस्वी में तमस उपन्यास पर गोविंद निहलानी जी ने एक फिल्म बनाया था। ठीक है ना, उसे भी आपने देखा है। इस उपन्यास में बात करें अप्रैल 1947 की कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, मतलब यही है कि आज़ादी के आसपास जो विभाजन हुआ था देश का, तो उस विभाजन की जो त्रासदी है उसका वर्णन आपको इस उपन्यास में दिखाई देता है। ठीक है ना। और यह जो उपन्यास है, इस संपूर्ण उपन्यास में 5 दिनों की मार्मिक कथा है, यानी कि 5 दिन की मार्मिक कथा है। अब देखिए डेटा आपको क्या दिमाग में रखना है, डेटा आपको ही रखना है कि तमस अंधकार कैसे 73 गोविंद निहलानी जी ने क्या करा, इस पर फिल्म बनाई। ठीक है ना। इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 75 में मिला। ठीक है ना। 86 में इस पर फिल्म बनी है ना। कथा कब की है, बोले सर 47 की कथा है। ठीक है ना, अप्रैल महीने की। और कब, जब देश का विभाजन हुआ था तो विभाजन के आसपास की, कितने दिन की, 5 डेज 5 दिन की कथा है। ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे एक आपको दिखाई दे रहा है महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह 2 खंडों में बटा है। ठीक है ना। कितने खंड हैं, बोले सर 2 खंड, 2 पार्ट इसके हैं। पहले खंड में 13 प्रकरण, पहला प्रकरण 13, पहला 13, कोई चीज जब खंड होता है ना तो पहला 13 है ना, यानी कि पहले प्रकरण में 13, पहले खंड में 13 प्रकरण है। ठीक है ना। और दूसरे खंड में 14 से 21 प्रकरण है, इसे भी ध्यान में रखिएगा कि पहले में 13 और दूसरे में 14 से 21 प्रकरण इस उपन्यास के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। यह एक घटना प्रधान उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। ये इसकी जो अगर देखा जाए तो ये एक घटना प्रधान उपन्यास है। ठीक है ना। चलिए, यह उपन्यास जो स्वतंत्रता के बाद लिखा गया, लेकिन इसमें जो टीस है वो आज भी महसूस की जाती है या आज भी महसूस होती है। ध्यान में रख लीजिएगा कि चूंकि उपन्यास जब लिखा गया स्वतंत्रता के बाद का है, लेकिन इसमें जो टीस है, जो कसक है, वो आज भी हम लोग महसूस कर रहे हैं और महसूस होती है, होनी भी चाहिए। ठीक है ना। आगे बात करें, भीष्म साहनी जी रावलपिंडी के थे, तो उन्होंने इस विभाजन की जो त्रासदी है उसको देखा था, भोगा था, और तभी यह उपन्यास इतना जीवंत रूप में दिखाई देता है। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कथन और कारण से संबंधित, है ना, कि जो इस उपन्यास के विषय में सही है। ठीक है ना, इसका कारण है, तो कारण देखिए बन सकता है कि भीष्म साहनी जी क्या है कि, है ना, भीष्म साहनी जी रावलपिंडी के थे, उन्होंने इस विभाजन की त्रासदी को अपनी आंखों से देखा और भोगा था, इसलिए इसका इतना जीवंत रूप उन्होंने किया है। तो बिल्कुल सही है, कारण सही है। ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस उपन्यास में हम देश की जो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को देख सकते हैं। ठीक है ना। इस उपन्यास को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि इस उपन्यास में सांप्रदायिक दंगों तथा अमानवीय जो रूप है उसका वर्णन किया गया है, इसे भी ध्यान में रखना है। आगे बता रहे हैं कि साथ ही जो अंग्रेज सरकार की जो फूट डालने वाली नीति का भी वर्णन किया गया है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। तो इस उपन्यास में आपको ये भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी जब आप इसे कथानक को देखेंगे तो बिल्कुल सारे जो बिंदु हैं बिल्कुल आपको स्पष्ट होते चले जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बात करें, इस उपन्यास की जो भाषा है, हिंदी, उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी का जो मिश्रित रूप है,
आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इस उपन्यास में पात्रों की अधिकता है, यानी ढेर सारे पात्र आपको दिखाए गए हैं, लेकिन बात करें प्रमुख पात्र की तो प्रमुख पात्र आपको एक भी नहीं दिखेंगे। और अगर बात करें मोटा मोटा तो आप कह सकते हैं कि मुराद अली और दूसरा रिचर्ड्स जो कि अंग्रेज अधिकारी है ना, डिप्टी कमिश्नर, दो प्रमुख पात्र हैं। ठीक है ना, तो उसे आप मान सकते हैं। ठीक है ना। पात्रों के अधिकता और उपन्यास का जो प्रारंभ होता है नत्थू द्वारा सुअर पकड़ने के प्रकरण से होता है। ठीक है ना। अभी आप उपन्यास में देखेंगे कि एक तरफ क्या हो रहा है, बिल्कुल प्रभात फेरी निकाली जा रही है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद हो रहा है, और तीसरी तरफ एक घटना हो गई कि मस्जिद की सीढ़ी के पास जो है एक सुअर मारकर फेंक दिया जाता है। ठीक है ना। तो यही बात कह रहे हैं कि उपन्यास का जो प्रारंभ है नत्थू द्वारा सुअर पकड़ने के प्रकरण से होता है। मुराद अली बात करें तो म्यूनिसिपल कमेटी का कर्मचारी है। देखिए, ये पात्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुराद अली कौन है, हु इज मुराद अली। तो देखिए, म्यूनिसिपल कमेटी का कर्मचारी है और अंग्रेज अफसर के कहने पर वह नत्थू को सुअर मारने का काम देता है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। नत्थू के बारे में देखिए, नत्थू एक चर्मकार है, यानी कि चर्म का काम करता है, चाम उतारता है, उसको बेचता है। वह जानवरों को मारने का काम करता है ना, और किंतु ना चाहते हुए भी यह कार्य उसे करना पड़ता है। तो देखिए, बता रहे हैं कि जानवरों को मारने का काम वो नहीं करना चाहता, फिर भी ना चाहते हुए भी उसे काम करना पड़ता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आगे बता रहे हैं कि वह इस बात से अनजान होता है कि जो सुअर जो मार के लाता है मस्जिद की सीढ़ी पर फेंका जाएगा। अगर ऐसा जाना होता तो बिल्कुल वो सुअर को मार के इनको नहीं देता, बल्कि उससे कहा गया, मुराद अली ने कहा कि कोई सलोत्री साहब हैं जो कि एक सुअर की डिमांड कर रहे हैं, तो उन्हें एक सुअर मार कर गिफ्ट कर दो। ठीक है ना। और इसके लिए 5 रुपये की कड़क नोट भी मुराद अली नत्थू को देता है। ठीक है। चलिए, अब सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत के लिए इतना ही काफ़ी था। तब क्या हो जाता है कि मुसलमानों द्वारा भी एक गाय काट दी जाती है और दंगा विकराल रूप ले लेता है। इसे भी देखते हुए आप चलिए। अब जब इतनी घटना हो जाती है तो बिल्कुल नत्थू आत्मग्लानि में डूब जाता है। वह नहीं जानता था कि उससे मरवाया हुआ सुअर दंगा भड़काने के लिए मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बता रहे हैं कि कुछ लोग क्या हैं कि इस बात को समझते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं बख्शी जी, मेहता, जनरल तथा कश्मीरी लाल। ये दंगे को शांत कराने का प्रयास करते हैं। ध्यान में रख लीजिएगा कि बड़े महत्वपूर्ण पात्र हैं जो क्या करते हैं, जिनमें बख्शी जी, मेहता, जनरल और कश्मीरी लाल ये दंगे को शांत कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। इसमें एक मुख्य पात्र रिचर्ड भी है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का प्रशासनिक अधिकारी है, इतिहास का प्रेमी है और उसकी पत्नी का नाम लीजा है। तो देश की स्थिति यह देख करके यहाँ रहना नहीं चाहती है। ठीक है ना, इनकी पत्नी लीजा। ठीक है, ये भी दिखाया गया है उपन्यास में। और उपन्यास में आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकरण चलते हैं, घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो अलग अलग प्रकरण, अलग अलग घटनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। दंगे आसपास के गांवों तक फैल चुके होते हैं, ऐसा भी दिखाया गया है। और इस उपन्यास में एक कथा आपको यहाँ से मिलेगी, हरनाम सिंह। ठीक है ना, हरनाम सिंह जो कि एक सरदार हैं और नूरपुर तहसील में स्थित एक गांव है जिसका नाम है खानपुर गांव में एक चाय की दुकान चलाते थे, लेकिन दंगे से बचते बचाते हुए अपनी पत्नी बंतों के साथ वहाँ से भाग निकले हैं। तो अब जब भागेंगे तो कहाँ जाएंगे, भागे हैं और एक घर में शरण लेते हैं जो कि मुसलमान परिवार निकलता है, जिसका नाम है एहसान अली। देखिए भाई, एहसान अली नाम जैसा वैसा एहसान भी करता है हर नाम सिंह के ऊपर। ठीक है ना। और उनकी पत्नी राजो इन्हें अपने घर में पनाह देते हैं। तो इसे भी आप उपन्यास में देखेंगे। दिमाग में रख लीजिएगा, आज से एहसान है, एहसान करते भी हैं, पत्नी उनकी राजो है, राजी हो जाती है एहसान करने के लिए। ऐसे क्लू बना लीजिएगा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि उपन्यास के 17वें प्रकरण में इकबाल सिंह के धर्म परिवर्तन का बहुत ही क्रूर और मार्मिक चित्रण उस उपन्यास में दिखाया गया है, उसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे एक दृश्य आप देखेंगे कि सैदपुर गांव में एक भीषण सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं
अनेक लोग मारे जाते हैं। देखिए, साथ से सैदपुर है और इसी सैदपुर में सिख और मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं और ये दंगा इतना भीषण हो जाता है, भयानक हो जाता है कि यहाँ जो 27 महिलाएं अपने बच्चों के साथ कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेती हैं। तो साथ है सैदपुर, साथ से सिख और मुस्लिम संप्रदाय के बीच में दंगा हुआ है। 27 महिलाएं अपने बच्चों के साथ कुएं में कूद करके जान दे देती हैं, इसे भी ध्यान में रखना होगा। आगे बता रहे हैं कि नत्थू आत्मग्लानि और दंगे की हालत देखकर मर जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और नत्थू की जो पत्नी होती है वो भी पेट से गर्भवती है, तो वो भी जो है इसमें मर जाती है। इसे भी इस उपन्यास में दिखाया गया है। अब आपने क्या देखा कि लगभग 4 दिन बाद जो है जो रिचर्ड है ना, डिप्टी कमिश्नर है, अंग्रेज अधिकारी है, वो कर्फ्यू लगवाता है और कर्फ्यू लगवाकर दंगा फसाद को रुकवाता है। अब जब रुकवाता है तब तक तमाम लोग मर जाते हैं, अपने घर से बिछड़ जाते हैं, परिवार वालों से बिछड़ जाते हैं, ऐसा इसमें दिखाया गया। अब आगे तमस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं उन सभी पात्रों का हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे, क्योंकि जितने भी उपन्यास, नाटक, कहानी हैं उनके पात्रों से संबंधित जो प्रश्न हैं आपकी एनटीए नेट की परीक्षा में बहुतायत पूछे जाते हैं। इसलिए कहानी, उपन्यास और नाटक से संबंधित जितने भी पात्र हैं उन सबको बिल्कुल आप रट लीजिए। बात करें मुख्य पात्र की, तो तमस उपन्यास का जो प्रमुख पात्र आप देख पा रहे हैं नत्थू, जो कि जात से चमार है। इस उपन्यास का एक अज्ञानी और डरपोक पात्र है, जो क्या करता है, जानवरों की खाल उतारता है और उस खाल को बेचता है। इस उपन्यास में जब मुराद अली आता है, नत्थू को कहता है कि सलोत्री साहब के लिए एक सुअर मार करके भेंट करना है, और इसके लिए जो मुराद अली नत्थू को 5 रुपया की कड़क नोट भी देता है। तो इसको आप देख सकते हैं। और फिर ये जो है मुराद अली को जो नत्थू सुअर मार कर देता है, और यही से इस उपन्यास का जो बीज है वो बीज रोपने का काम जो है नत्थू करता है। ठीक है ना। दूसरा प्रमुख पात्र आप देख पा रहे हैं मुराद अली। अगर मुराद अली की बात करें तो एक कट्टर लोभी व्यक्ति है, जो कि चालाक और षड्यंत्रकारी पुरुष है। पर्दे के पीछे समुदाय को भड़काने वाला मुस्लिम चरित्र है, यानी कि सामने से इसका दूसरा चरित्र और पर्दे के पीछे भड़काने वाला चरित्र है। उपन्यास की अगर बात की जाए तो जो सांप्रदायिकता है उसका मूल कारण मुराद ही है। माँ से मुराद, माँ से मूल कारण कौन है? बोले सर मुराद अली है। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रमुख पात्र आपको दिखाई दे रहे हैं वो है रिचर्ड, एक अंग्रेजी शासन के नुमाइंदा हैं, इतिहास के अध्येता हैं, किंतु चुस्त और स्वार्थी हैं। अंगल नीतियों का आप कह सकते हैं कि पोषक हैं और प्रशासक हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर के पद पर यहाँ पर नियुक्त हैं, और सब कुछ जानते हुए भी दंगा को भड़काने का काम करते हैं। और इनकी जो नीति है डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूटदारों और शासन करो की नीति का ये बिल्कुल आचरण व्यवहार में लाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पात्र आप देख पा रहे हैं लीजा। लीजा कौन है? एक स्त्री पात्र हैं, जो कि अंग्रेजी शासन के अधिकारी जो हैं डिप्टी कमिश्नर, जिनका नाम अभी आप देखे हैं रिचर्ड। तो रिचर्ड की पत्नी है, एकदम बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, और रिचर्ड के जो विचार अगर देखा जाए तो रिचर्ड के विचार से इनके विचार बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। और ये बात करें रिचर्ड की, तो रिचर्ड की सारी चालाकी को विधिवत समझ जाती है। और जब वो रिचर्ड एक बार कहता है कि दंगे फसाद हुए हैं, तो लीजा स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि दंगे फसाद हुए नहीं हैं बल्कि करवाए गए हैं। और लीजा की बात अगर की जाए तो बिल्कुल एक असंतुष्ट नारी और अतृप्त नारी के रूप में उपन्यास में दिखाया गया है, जो कि अकेलेपन में घुटती हुई हैं। अब ऐसा भी माना जाता है कि रिचर्ड जो है अपने प्रशासनिक काम में लगे रहते हैं, तो समय ना दे पाने के कारण ऐसा कुछ इसमें दिखाया गया। और बार बार रिचर्ड जो है इनके मन को कला और संस्कृत की तरफ मोड़ना चाहता है, लेकिन लीजा इस सब चीज़ को समझ जाती है और कहती भी है
कि मैं इतनी भोली नहीं हूँ, है ना, कि तुम मुझे बहला सको। तो ये सब बातें आप उपन्यास में देखेंगे। अगला पात्र आप जो देख पा रहे हैं हरनाम सिंह है। यही हरनाम सिंह हैं जिन्हें आप देखेंगे कि जो नूरपुर तहसील है और नूरपुर तहसील के अंतर्गत एक खानपुर गांव है। उस खानपुर गांव में ये क्या करते थे कि चाय की दुकान चलाते थे हरनाम सिंह। और जब दंगा हो जाता है तो उस दंगे में अपने गांव को छोड़ करके भागते हैं। तो जा कर के किसके यहाँ, अभी आपने देखा एहसान अली के यहाँ जा कर के शरण लेते हैं। तो एहसान अली के यहाँ शरण लेते हैं अपनी पत्नी बंटो के साथ। तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण पात्र है जो कि स्त्री है बंटो। अब बंटो की बात करें तो बंटो कौन है? हरनाम की बिल्कुल पत्नी है, इनके साथ रहती हैं। और जब दंगा होता है तो आप कह सकते हैं कि उस दंगे की, है ना, बिल्कुल दंगे की आप कह सकते हैं शिकार हो जाती हैं। ग्रामीण महिला है और सरदार हरनाम सिंह की पत्नी है। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था जसबीर कौर, जो कि लापता हो जाती है। तो इसे भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। अब अगले पात्र हैं एहसान अली। बात करें एहसान अली की तो जैसा नाम वैसा काम बिल्कुल इस उपन्यास में इन्हें दिखाया गया है। तो एहसान अली ने एहसान किया था किसके ऊपर? हरनाम सिंह के ऊपर। यही हरनाम सिंह हैं जो कि नूरपुर तहसील के अंतर्गत खानपुर गांव में चाय की दुकान करते थे। और वहां से जब भाग कर आते हैं तो एहसान अली जो है उनको अपने घर में शरण देता है। तो हरनाम सिंह और उनकी पत्नी बंटो को अपने यहाँ शरण देता है, पनाह देता है। ऐसा इस उपन्यास में दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे। अगला पात्र जो कि स्त्री पात्र है राजो। तो आप राजो को देखेंगे कि जब एहसान क्या करते हैं, एहसान करते हैं, तो राजो एहसान करने के लिए राजी हो जाती हैं। राजो राजी हो जाती हैं। किसके लिए? बोले हरनाम को अपने घर में शरण देने के लिए और उनकी पत्नी को भी। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो राजो कौन है? एक तो राजो को आपने देखा एहसान अली की पत्नी है, दूसरा अकारा की सास हैं और रमजान की माँ है, जो कि क्या करती हैं, हरनाम सिंह और उनकी पत्नी बंतो को अपने यहाँ शरण देती हैं। ऐसा इस उपन्यास में दिखाया गया है, ठीक है। चलिए अगला पात्र आप देख पा रहे हैं अल्लाह रखा। तो अल्लाह रखा एक पात्र है, गौण पात्र के रूप में आप इसे उपन्यास में देखेंगे। प्रकाशो भी एक पात्र आपको मिलेंगे इस उपन्यास में। बख्शी जी, मेहता, जनरल और कश्मीरी लाल, ये अगर देखा जाए तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि शहर में जब दंगा फसाद हो जाता है तो उस दंगे फसाद को शांत कराने के लिए प्रयास करते हैं। और जो डिप्टी कमिश्नर है तो डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात भी करते हैं। बख्शी जी ने यहाँ तक सुझाव दे दिया कि कर्फ्यू लगा दिया जाए, लेकिन रिचर्ड जो है इनके सुझाव को नहीं मानता है, उसको ठुकरा देता है। तो ये सब चीज़ें आप इस उपन्यास के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। आगे बात करें तो अगला पात्र आपको दिखाई दे रहा है लाला लक्ष्मी नारायण। लाला लक्ष्मी नारायण कौन है? ये हिंदू महासभा का कार्यकर्ता है, ठीक है ना। सांप्रदायिक भावना से युक्त है, स्वार्थी एवं कुटिल व्यक्ति है। इसे इस उपन्यास में दिखाया गया है। दूसरा है रणधीर। तो रणधीर कौन है? रणधीर लाला लक्ष्मी नारायण लाल का जो पुत्र है, जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाला युवक है, तो संघ का प्रमुख कार्य करता है। इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। आगे जो अगला पात्र आप देख पा रहे हैं हयात बख्श। हयात बख्श की बात करें तो सांप्रदायिक व्यक्ति हैं और मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। करीम खान को अगर देखा जाए तो अगले पात्र के रूप में आप करीम खान को भी आप इस उपन्यास में देखने को पाएंगे। इनके अलावा भी कुछ ऐसे पात्र आप उपन्यास में देखेंगे जिनमें एक है देवदत्त। तो देवदत्त की अगर बात की जाए तो देवदत्त कौन है ना, सच्चा जो साम्यवादी हैं। सभी संप्रदायों में बिल्कुल जैसे देव नाम है वैसे देव की तरह कार्य भी करते हैं। तो सभी संप्रदायों में सौहार्द को बनाने के लिए जो प्रगतिशील हैं, प्रयत्नशील हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। आगे आप देखेंगे एक पात्र है रघुनाथ। रघुनाथ जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर हैं। जैसे नाम रघु बिल्कुल रघु है ना, हिंदू मुस्लिम की एकता का पक्षधर
हैं, ऐसा इसमें दिखाया गया है। ठीक है, कुछ गौण पात्र आप देखेंगे जिनमें शंकरलाल आपको दिखाई देंगे, किशन सिंह जो कि एक सिख संप्रदाय का नेता है, इसे भी आप देखेंगे, हर्बर्ट को आप देखेंगे, है ना, रोशन लाल को आप देखेंगे और इकबाल सिंह को देखेंगे। अभी वही इकबाल सिंह जिनके धर्म परिवर्तन की बात आपने देखी थी। ठीक है ना। अब स्त्री पात्र में भी एक आध पात्र आपको और दिखाई देंगे। स्त्री पात्र में जैसे नत्थू की पत्नी देखेंगे, जसबीर कौर को देखेंगे, जसबीर कौर जो कि हरनाम सिंह और जो बंटू है इनकी पुत्री है जो कि लापता हो जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन सभी पात्रों को आप दिमाग में रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है, तो इसलिए बिल्कुल इसे गंभीरता से ले लीजिएगा और 2-3 बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है ना। अब इतना सब कुछ देखने के बाद हम लोग चलते हैं जो आपका तमस उपन्यास है, इस तमस उपन्यास की कथा को देखते हैं जिसे भीष्म साहनी जी ने 1973 ईस्वी में लिखा था। ठीक है ना। चलिए आप बिल्कुल कथा को ध्यान से सुनिएगा जो कि कथानक है, और इससे जो संबंधित मुख्य बातें होंगी उसे आप बिल्कुल अपनी नोट्स बुक में नोट कर सकते हैं। अब कथानक की बात करें तो कथानक का जो शुरुआत होता है नत्थू और मुराद अली के मिलने से होता है। नत्थू जानवरों की खाल निकालने व बेचने का कार्य करता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उससे यह काम मुराद अली दिलाता है। एक दिन मुराद अली नत्थू जो कि चमार से मिलता है और कहता है कि सलोत्री साहब ने बोला है कि एक सूअर मारकर उन्हें गिफ्ट किया जाए। इस कार्य के लिए जो मुराद अली है नत्थू को 5 रुपये का कड़क नोट भी देता है। नत्थू मुराद अली के एहसानों तले दबे होने के कारण उसका यह काम कर देता है। बाद में यही सूअर जो मस्जिद की सीढ़ी पर फेंक दिया जाता है और मस्जिद में जो सूअर का शव देख करके मुसलमान लोग उत्तेजित हो जाते हैं और इस कर्मकांड का जो सूत्रधार कौन है यह बाद में उद्घाटित होता है या पता चलता है। लेकिन इसके बदले में क्या होता है कि मुस्लिम संप्रदाय द्वारा एक गाय भी मारकर फेंक दी जाती है, जो परिणामतः पूरे शहर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाता है और हिंदू तथा मुस्लिम संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। अब हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन जब हो गए तो नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर के शांति स्थापना के लिए जो है सरकारी सहायता चाहते हैं, लेकिन कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है। और बात करें इसी शिष्टमंडल के तरफ से बख्शी जी ने कर्फ्यू लगाने की जो सलाह है रिचर्ड को दी, लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता है। इस प्रकार जो डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। परिणामतः पूरे शहर में हत्या, लूट और आगजनी खुलकर होने लगती है और तो सांप्रदायिकता की जो आग है गांव में भी फैल जाती है, जिससे क्या होता है सैदपुर में सिख और मुसलमानों के बीच में खूनी संघर्ष होता है। दोनों ओर से बाकायदा मोर्चा खुल जाता है, भयानक रक्तपात होता है, जिससे भयभीत होकर के 27 जो सिख की औरतें अपने संतानों समेत कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेती हैं। तो इस प्रकार सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है। इसके बाद नगर और गांव के ऊपर एक हवाई जहाज मंडराता हुआ दिखाई देता है, सारे माहौल को मिनटों में बदल देता है और लोग जो आतंकित होकर के अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं और कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती है। अब शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी जिसे नागरिक कमेटी बना दी जाती है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी होते हैं। कमेटी के सभी सदस्य एक बस में बैठ कर के शहर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो होना होता है वह हो चुका होता है। लोग अपने घर व परिवार से बिछड़ चुके हैं, उनके घर जला दिए गए हैं, संपत्ति लूट ली जाती है। लोग शरणार्थी होकर के शिविरों में अपनी बहू बेटियों को ढूंढ रहे होते हैं। तो तमस जो उपन्यास है इसी
सांप्रदायिक संघर्ष की कहानी है। स्थूल रूप में यह 5 दिन की कथा है, लेकिन अगर प्रसंग व्यंजना के धरातल पर देखा जाए तो यह अब तक की कथा कही जा सकती है। तो इसको देखने के बाद कुछ विशेष चीज़ें आप ध्यान में रखिए। जब उपन्यास आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उपन्यास में 5 दिन की कथा है। तमस के कथानक में एक तरफ है प्रभात की बेला में कांग्रेस जनों की प्रभात फेरी निकल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और तीसरी ओर मरा हुआ जो सुअर है मस्जिद की सीढ़ियों पर पड़ा है। तमस में अगर देखा जाए मोटा मोटा तो 2 ऐसे पात्र हैं। एक पहला पात्र मुराद अली और दूसरा रिचर्ड हैं, जिन्होंने ही अगर देखा जाए तो संपूर्ण तमस उपन्यास की कथा देखी जाए, इन्हीं की जो सांप्रदायिक दंगा है उसको भड़काने का काम किया है। मुराद अली जितनी विरलता के साथ मंच पर उपस्थित होता है उतनी ही सघनता के साथ प्रभावी होता है। मुराद अली को आप देखेंगे कि संपूर्ण उपन्यास में 3 बार सामने आता है, आरंभ में, बीच में और अंत में। हर बार वह नए नए चेहरे में दिखता है। प्रारंभ में आपने देखा कि नत्थू चमार को 5 रुपये देता है और कहता है कि सलोत्री साहब के लिए सुअर मारने का काम देता है, उसे मार के लाओ। साथ ही यह भी कहता है कि यह इलाका मुसलमानों का है, अतः ध्यान से काम करना। यही वास्तव में जो तमस उपन्यास है उस तमस उपन्यास का बीज रोपा जाता है। दूसरी बार पुनः उपन्यास में देखा जाता है कौन? यही मुराद अली। जब नत्थू बहुत पछताता है तो मुराद अली उधर से आता है और ऐसे बात करता है जैसे वह नत्थू को जानता ही ना हो, ऐसा व्यवहार दिखाता है मुराद अली। और तीसरी बार जो मुराद अली है आप देखेंगे कि उपन्यास के अंत में दिखाई देता है कि सारे संसार के सामने अमन सभा की गाड़ी पर बैठ करके, मतलब अगली सीढ़ी गाड़ी की सीट पर बैठा हुआ है और हाथ में माइक लिए हुए हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद का नारा लगाता है। तो ऐसा आप देखेंगे कि ये जो मुराद अली है इसका कथनी करनी आंतरिक और बाहर के स्वभाव में किस प्रकार से अंतर है ना, अंतर दिखाई देता है। दूसरे पात्र की बात करें तो दूसरा पात्र आप जान रहे हैं कि जो कि एक अंग्रेज अधिकारी हैं, रिचर्ड, ठीक है ना, डिप्टी कमिश्नर के पद पर नियुक्त हैं, ठीक है ना, कला का जानकार है, भोलापन उसमें कूट कूट कर भरा है, जिज्ञासु व्यक्ति है। किंतु इसके अलावा जो इसका वास्तविक रूप है बहुत घिनौना है, वह साक्षात तमस का रूप है। बिल्कुल तमस माने अंधेरा का रूप है, ठीक है ना, अंदर कुछ और है, उसे जान नहीं सकता, कोई व्यक्ति जान नहीं सकता, है ना। वह कहता है कि भारतीय लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं और देश के नाम पर हमसे लड़ते हैं। उसकी पत्नी जो लीजा है ना, उनकी ये नस को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि लड़ते नहीं बल्कि लड़ाए जाते हैं, है ना। लीजा जान गई है कि लड़ाए जाते हैं। तो लीजा का व्यक्तित्व और रिचर्ड का व्यक्तित्व परस्पर विरोधी है, ऐसा इस उपन्यास में प्रतीत होता है। रिचर्ड अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण भरपूर समय और स्नेह लीजा को नहीं दे पाते हैं, इसलिए लीजा भी उनसे असंतुष्ट रहती हैं, ऐसा उस उपन्यास में दिखाया गया है और अकेलेपन में घुटती रहती है। रिचर्ड बार बार लीजा का जो मन कला और संस्कृति में मोड़ना चाहता है, परंतु लीजा समझ जाती हैं और कहती हैं कि मैं इतनी भोली भी नहीं हूँ कि तुम मुझे बहला सको। तो इस प्रकार की बातें आप उपन्यास से संबंधित चीज़ें देख सकते हैं कथानक के रूप में, ठीक है ना। समीक्षा देखी जाए उपन्यास की तो समीक्षा की बात अगर हम करें तो मोटा मोटा आप देख लीजिए कि भारत में जो सांप्रदायिकता की समस्या एक युग पुरानी है और इसके जो दानवी पंजे से अभी तक इस देश में मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। आज़ादी से पहले विदेशी शासकों ने यहाँ की जो ज़मीन पर अपने पांव मजबूत करने के लिए इस समस्या को एक हथकंडा बनाया था और आज़ादी के बाद हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल इसका जो घृणित उपयोग कर रहे हैं। तो इस सारी प्रक्रिया में जो तबाही हुई है उसका शिकार बनते हैं वे निर्दोष गरीब लोग जो ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसान हैं और भारतीय नागरिक हैं। तमस में अगर देखा जाए तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो सांप्रदायिकता है उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं, सत्ता एवं राजनीति द्वारा धर्म का अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग, धर्मांता की बात की जाए और कट्टरता की बात करें तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संक्रमण है वो सांप्रदायिकता का सर्वाधिक शिकार हुआ है। इसकी बात बार बार आप कर रहे हैं कि निम्न वर्ग के लोग, ठीक है ना। भाषा शैली आपने देखा कि भाषा हिंदी, उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी के जो मिश्रित रूप वाली भाषा है
आपको इस उपन्यास में दिखाई देगी। कथन में देखेंगे तो कथन आपको एक कथन देखने को मिलता है कि हकीमों के मन की थाह पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। हकीम दूर की सोचता है और जो कुछ वह देखता है उसे आम इंसान देख नहीं पाता। एक करीम खान का कथन है, ठीक है ना। करीम खान कहता है हकीमों के मन की थाह पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। हकीम दूर की सोचता है और जो कुछ वह देखता है उसे आम इंसान देख नहीं पाता। करीम खान। एक जगह आप देखेंगे कि बख्शी का कथन है कि फिसाद करने वाले भी अंग्रेज, फिसाद रोकने वाला भी अंग्रेज, भूखा मारने वाला भी अंग्रेज और रोटी देने वाला भी अंग्रेज, तो घर से बेघर करने वाला अंग्रेज भी है। फिर बाजी ले गया अंग्रेज। किसने कहा? बख्शी जी ने कहा है। और इस उपन्यास के बारे में भारत भूषण अग्रवाल जी ने कहा है कि, और इनके साथ कुछ अन्य विद्वान भी इसको मानते हैं कि जो इसकी कथा है यानी तमस उपन्यास की कथा को बिखरा हुआ माना है। इनका मानना है कि इसको कोई एक कथा नहीं बल्कि यह अनेक कथाओं का एक समुच्चय है। तो इस प्रकार से आप इस उपन्यास की समीक्षा को भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से कोई नया उपन्यास लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।